Good morning, Chetan. Good morning, Palash. Good morning, ma'am. Good morning, Palash. Good morning. चलो हेलो हाँ बोलो। मैम, कल मैंने वो टेस्ट केसेस दिया था ना, आपने वो फॉर्म का वो किया था मेरे एंड से ट्राई। राइट है कि नहीं अभी देखो ना मैम एक बार वो। ओके, देखती हूँ। शेयर कर रहे हो क्या? या आपने फोटो खींचे, फोटो भेजा है? फोटो शेयर करता यस, हूँ मैम। ठीक है। ग्रुप पे हो ना आप? हाँ, यस यस। हाँ तो ग्रुप पे डाल दो। पलश आपने लिखे हैं? और मैम न्यू ग्रुप बनाया है क्या? हाँ। मैम उसमें नहीं है मैं ऐड। नहीं है? नहीं है। पलश तुम हो? पलश तुम ग्रुप में हो? मैम नए वाले ग्रुप में नहीं हूँ। नहीं हो? नहीं मैम। एक मिनट, आपके बैच के नाम से ही ग्रुप बनाया। एक मिनट, हाँ मैं चेक कर रही हूँ। कल ग्रुप बन गया था। हाँ, ये क्या है? 18 अगस्त सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बैच। शायद अभी ऐड होंगे आज, ऐसा होगा। ठीक है, तो एक काम करो, कैसे भेजोगे फोटो? अरे चेतन, इंटरनेट का प्रॉब्लम है चेतन के। पलश आपने कुछ लिखे टेस्ट केस? हाँ मैम लिख रखे हैं, वो वाले कल वाले ही जो मैंने आपको दिखाए थे वो वाले। चेतन कैसे दिखाओगे टेस्ट केसेस अभी? एक काम करो, मेरा ईमेल आईडी डालो यहाँ पे। चेतन, हेलो। हाँ यस मैम, यस मैम। हाँ, ये देखो, ये मेरा ईमेल आईडी है। ओके कोई ओके। मेरा, कोई भी इसमें डाल दो। ठीक है मैम, डालता हूँ। हम्म या पलश आपको सेंड करने तो आप भी शेयर कर सकते हो। कौन है जेसी एसबीएल, बता सकते मैम, हो? जयश्री जयश्री साहब है एक्चुअली। मुझे ऑटोमेशन रिगार्डिंग थोड़ा सा पूछना था। मैंने कल आपके इंस्टीट्यूट में कॉल किया था तो उन्होंने बोला था कि सुबह कॉल में ऐड हो जाओ उनका लेक्चर में, और उनसे कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। बिल्कुल पूछो ना। तो आप स्टूडेंट हो यहाँ की, या आप क्या मतलब? नहीं, अभी तक एडमिशन वगैरह नहीं लिया है वो। अच्छा। उनसे कल ही बात हुई उस रिगार्डिंग। एक्चुअली मैम, मेरा मैनुअल टेस्टिंग का हो गया है हम्म कोर्स, और ऑटोमेशन का करना था। अ, हम्म तो मुझे एक्चुअली 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं 2018 की पास आउट हूँ विद हम्म एमबीए फाइनेंस, और बीसीएस का मेरा बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन का। तो मुझे ऑटोमेशन में स्विच करना है मेरा करियर। तो फिर मुझे वही पूछना था कि कॉल रिगार्डिंग, मतलब मैंने अभी ट्राई किया ना थोड़ा,
तो बैकग्राउंड के रिगार्डिंग उनका थोड़ा ये था कि आपका डोमेन ही फाइनेंस है, तो थोड़ा स्विच करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पे। बट आपका एक्सपीरियंस किसमें है? फाइनेंस में है 6 इयर्स का। ओके, हाँ। हाँ, तो फाइनेंस सेक्टर में काम किया है मैंने। तो उनका यही था कि हम लोग को बैकग्राउंड थोड़ा फ्रेशर भी चलेगा, लेकिन ये आपका जो बैकग्राउंड है फाइनेंस का वो कंसिडर नहीं करते, और मुझे फेक एक्सपीरियंस नहीं लगाना है। तो मैंने जिस पिछले इंस्टीट्यूट में किया ना, तो उनका था कि आप 2-3 साल का फेक एक्सपीरियंस बता, लेकिन मुझे नहीं दिखाना है, वो एक्सपीरियंस फेक भी तो नहीं ठीक है करना ना, है। एज अ फ्रेशर आपको मिल सकता है, इंटर्नशिप मिल सकती है, जो भी आपको मिलेगा उसमें ज्वाइन करो। ये एक्सपीरियंस दिखाओ ही मत, नॉन टेक्निकल है चलेगा, आप मत दिखाओ एक्सपीरियंस, या उनको बोलो कि मुझे स्विच करना है, मैंने कोर्स किया उसके बाद और ये करना है, चेंज करना है फील्ड, तो ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं एक्सपीरियंस दिखाने की। तो जो भी अगर मैं अपॉर्चुनिटी आएगी ना वो उसमें ज्वाइन करो। तो मुझे ये था कि मतलब मुझे अगर दिखाना है, रेज्यूमे बनाना है, तो ये 6-7 साल का मुझे दिखाना पड़ेगा ना कि क्या किया मैंने। एज अ फ्रेशर भी दिखाऊंगी तो वो पीएफ अकाउंट वगैरह मेरा जनरेट हो गया है, तो अगर उन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया तो उनको पता तो चलेगा उनको कि मैंने। नहीं, उनको बता सकते हो ना आप कि मैं इसमें ये फील्ड में नहीं हूँ, बट मेरा फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, आप वो बताओ ना, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप मत बताओ, हम्म। मैं बोल रही हूँ कि आप इस फील्ड में कंसिडर होंगे फ्रेशर। हाँ हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि मुझे फ्रेशर ही कंसिडर करो, और मैनुअल से ही मुझे स्टार्ट करना है, कि बेसिक से ही, मतलब ऐसे नहीं कि सीधा ऑटोमेशन में जाके फिर। लेकिन उनका ये रिक्वायरमेंट है कि आपका आप फ्रेशर कंसिडर नहीं कर सकते, तो आपको ऑटोमेशन में ही स्टार्ट करना पड़ेगा ऐसे। ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा कुछ। रेज्यूमे में भी मैंने, अगर वो एक्सपीरियंस मेरा 2 कंपनी है मेरी, मतलब 6 साल में मैंने 2 कंपनी में काम किया ना, तो वो मैंने अगर डाला है तो वो ऐसे हो जाता है कि वो कंसिडर ही नहीं कर पा रहे वो, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग में ही प्रॉब्लम आ रहा है वो, कि आपका पूरा ये दिख रहा है। मैं फिर भी मैं 2-2 लाइन का ही बताती हूँ, कुछ ज्यादा नहीं, बस मेंशन करती हूँ ईयर, कि यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे काम किया, यहाँ से वहां तक ये, और एक लाइन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह। ज्यादातर मेरा ये टेस्टिंग रिगार्डिंग ही रहता है अच्छे से। लेकिन वो फिर वही हो जाता है कि आपका बहुत सारा टाइम, मतलब टेस्ट ये इसमें ही निकल गया है। 6 साल का एक्सपीरियंस आपका फाइनेंस में है, कल को आप शिफ्ट कर सकते हो, तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ अलग है, ऐसे करके। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से लोग स्विच करते हैं अलग अलग फील्ड्स के, बहुत से लोगों ने अलग इसमें काम किया रहता है, बाद में वो स्विच करते हैं दूसरे फील्ड में, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ना। सिर्फ अभी हम्म आपको अगर एग्जैक्ट चाहिए प्लेसमेंट के बारे में, तो मैं टेक्निकल पर्सन हूँ, मैं प्लेसमेंट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बता सकती, बट जो भी प्लेसमेंट की मीटिंग्स होंगी उसमें आप पूछ सकते हो, या आपको चाहिए तो मैं मैडम को बोलती हूँ, प्लेसमेंट मैडम को ज्वाइन करें, एंड शी विल गाइड यू मोर बेटर। बट ओके मेरा ओके। जितना मेरा ये बता रही हूँ मैं आपको, कि आपको जो भी जॉब मिलेगा ना अभी टेस्टिंग में, प्लेसमेंट कॉल्स, उसको अगर आपको हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ पहली बार एक बार एंट्री करने में ये लगेगा, एक बार आपका एंट्री हो गया, एक्सपीरियंस काउंट होगा फिर वहां पे, मतलब जैसे अगर आपको जॉब मिल गया, इंटर्नशिप का भी मिला, तो आपने 1 साल इंटर्नशिप की ना, 1-1.5 साल, तो आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा टेस्टिंग में। हाँ। फिर कोई तो फाइनेंस का नहीं देखेगा, आपका 1 साल का टेस्टिंग एक्सपीरियंस 1-1.5 साल का काम में आएगा। हम्म। तो अगर इंटर्नशिप ज्यादातर अनपेड या फिर अंडरपेड ही होती है ना मैम, तो 1 साल मतलब बहुत हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं मतलब इतना टाइम नहीं दे सकती हूँ, ऐसे है अंडर अगर। पेड नहीं होता है, कम पेड होता है, बट पेड होता है ना। अच्छा। मेरे कहने का मतलब, कहीं तो भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी, अगर आपको स्विच करना है ना, तो जैसे फ्रेशर को कंसिडर होता है, वो लोग भी काम करते हैं ना, तो पहले हम्म 1-1.5 साल आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा आउटपुट अगर कम भी आ रहा है, मतलब पैसे कम भी आ रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया तो फिर आपको अच्छा मिलेगा। ओके। तो आप मुझे उन मैम का नंबर बता देंगी क्या, प्लेसमेंट वाले, मैं उनसे भी बात कर लूंगी। ठीक है, मैं बात करती हूँ उनसे पहले, और हाँ। उसके बाद में आपको बताती हूँ। एक तो या फिर उनको बोलूंगी कि क्लास में आ जाओ आप, या हम्म फिर आप क्या करो, कैसे तो भी आपको एक तो नंबर शेयर करती हूँ,
या फिर उनको क्लास में आने को बोलती हूँ। ओके मैम, चलेगा। आपने मैनुअल टेस्टिंग कहाँ से किया है? क्यू स्पाइडर से किया था। अच्छा, तो ठीक है, फिर आपको ऑटोमेशन ज्वाइन करना है तो यहाँ से आप ऑटोमेशन कर सकते हो। लेकिन आपका अभी मैनुअल का ही चल रहा है ना बैच, मतलब वो बहुत तो मतलब आप मैनुअल से ज्वाइन कर लो ना, क्या फर्क पड़ेगा? क्यू स्पाइडर में जितना हुआ है उससे अच्छा ही होगा, रिवीजन होगा ना पूरा। रिवीजन होगा मैम, लेकिन टाइम फिर से 6 महीने फिर से निकल जाएगी उसमें, ऐसे हो जाएगा ना। आपको इतना अच्छा मैनुअल आता है क्या? कॉन्फिडेंस है आपको? मतलब आता है, अच्छे से आता है। वहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट वगैरह किया था तो ठीक ठाक, मतलब पता है कि ऐसे होता है। तो थोड़ा रिवीजन वगैरह करके वो हो जाएगा। तो मुझे और अभी फिर से 6 महीने, मतलब वो भी हो जाएगा ऐसे ना, क्योंकि ये 6 महीने तो गए, फिर और फिर 6 महीने ऐसे हो जाएगा। फिर आगे इंटर्नशिप का भी है, अगर स्टार्ट करना है तो बहुत ही ज्यादा टाइम जा रहा है फिर इनका ऐसे। ऑलरेडी मैनुअल टेस्टिंग हो चुका है, ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट हो चुका है, तो अभी आधा बचा हुआ है। कब से स्टार्ट हुआ है बैच? उनका 18 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। 3 अगस्त। और अगले मतलब मैनुअल छोड़ के अभी क्या अठारह स्टार्ट अगस्त होगा? 18 अगस्त से स्टार्ट हुआ। अच्छा। और नेक्स्ट टॉपिक कब स्टार्ट होगा, मतलब मैनुअल छोड़ अभी के जैसे दूसरा? ये मैनुअल टेस्टिंग का इनका चल रहा है, इस वीक में इनका काफी खत्म हो जाएगा। आई थिंक नेक्स्ट वीक में इनका मैनुअल टेस्टिंग खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक हाँ के स्टार्टिंग से ही। तो जैसे इनका खत्म हो जाएगा, उनका सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। सी हाँ। प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जावा, क्योंकि कोडिंग के ऑटोमेशन पे जाना है ना, तो जावा के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इनका नेक्स्ट हाँ। वीक से ही शेड्यूल हो जाएगा, उनको सी भी पढ़ाया जाएगा, एसक्यूएल भी पढ़ाया जाएगा, एप्टीट्यूड, सॉफ्ट स्किल्स, जावा, सेलेनियम, डेवॉप्स, बहुत सारी चीजें। अच्छा, तो नहीं नहीं, मतलब अगले नेक्स्ट वीक से C++ जावा वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। राइट। ओके, ठीक है। आप जो बोल रहे हो टाइम जाएगा, टाइम नहीं जाएगा इतना। ये हम्म। उल्टा आपको मतलब ये जो मैं पढ़ा रही हूँ वो भी आपको अच्छे से ये होगा। आप खुद हम्म। एक्सपीरियंस कीजिए, क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको अच्छा लगा तो आप कंटिन्यू करो, आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग हमारा बहुत अच्छा है, ऑटोमेशन भी अच्छा है। ओके, ठीक है। इन सब लोग, ये जो स्टूडेंट्स है, इन्होंने भी डेमो क्लासेस ही अटेंड किए। हम्म। हाँ, तो वही डिसीजन लेना है मुझे अभी। तो फिर वही सोच रही हूँ कि इतना ज्यादा टाइम, मतलब 2 ही घंटे का क्लास है दिन भर में। हाँ, अभी के लिए 2 घंटे का है। तो आगे जाके कुछ होगा क्या, टाइम हाँ, बढ़ेगा? शायद ऐसा हो सकता है कि इनका पैरेलली चले, सी मॉर्निंग में हो, एसक्यूएल शाम में हो, ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, क्योंकि सिलेबस बहुत है ना, तो थोड़ा हाँ, पैरेलल। ऐसा हो सकता है, पैरेलल चल सकता है। हो सकता है इनका सी स्टार्ट हो, सी के साथ एसक्यूएल स्टार्ट हो, उसके बाद हम्म जावा स्टार्ट हो, जावा के साथ कुछ और सॉफ्ट स्किल, एप्टीट्यूड, शायद। हम्म। अच्छा, ठीक है मैम। तो फिर मैं उन मैडम से एक बार डिस्कस करती हूँ, और ये डेमो क्लास भी मैं अटेंड करके देखती हूँ फिर। तो डेमो क्लास अभी आ गए हो तो अटेंड करो, ठीक है। हम्म। मैडम से हाँ। मैं कल बात करवाती हूँ, या फिर आज आपका नंबर यहाँ पे शेयर कर दो। आई विल शेयर दिस नंबर विथ मैडम, सो शी ओके विल मैम। कॉल यू। ओके ओके, आई विल आपका शेयर ईमेल द आईडी और नंबर। नंबर डाल दो, दे विल कांटेक्ट यू। या फिर ओके मैम। उनको मैं क्लास में आने के लिए बोलती हूँ, ठीक है। ओके मैम। करो आप यहाँ पे, आप रुको अभी, आ गए हो तो नंबर हाँ, और ईमेल आईडी शेयर कर दो सिर्फ। ठीक है मैम। हम्म, चलो। अभी हमारा कल क्या हुआ था, हम लोगों ने टेस्ट केस राइटिंग देखा था। पलश, आपको शेयर करना है या आपने शेयर किया मुझे? शेयर किया था मैंने आपको। नहीं नहीं, वो कल वाले जो टेस्ट केस चेक किए वो नहीं, उसके बाद में कुछ लिखे क्या, जैसे नहीं, उसके चेतन ने बाद लिखे? नहीं। हाँ, उसके बाद नहीं। नहीं लिखा है ना, अच्छा कोई बात नहीं। तो हम लोग एक बार वापस से टेस्ट केस राइटिंग डिस्कस करेंगे, कंडीशंस डिस्कस करेंगे, थोड़ा टेस्ट केस राइटिंग का और एक बार होगा, ताकि आपका, चेतन आपका मैं चेक करती हूँ, पलश एक काम करो, ओके मैम। थोड़े टेस्ट केसेस आप और लिखो, मतलब कोई भी इस पे लिखो, आपको जिस पे लिखना है, कम से कम 3-4 लिखो, 2-3 लिखो, जितना पॉसिबल हो, और फिर वो मुझे शेयर कर दो, ताकि मैं उसको एक बार वापस चेक करती हूँ, ठीक है।
मैम मैंने सबमिट और कैंसिल का बनाया है दोनों, एक एक टेस्ट केसेस लिखा है दोनों के ऊपर। गुड, ठीक है। पलश आप भी लिखो, मुझे शेयर करो, ठीक है। पलश, हेलो, उसका आवाज नहीं जा रहा क्या? मैम हाँ ठीक है, मुझे लगा इंटरनेट गया, कोई बात नहीं, ओके। तो आप लिख के मुझे शेयर करो, मैं आपके वो चेक करूंगी, क्योंकि टेस्ट केस राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ तक हो गया था, बराबर है ना चेतन, पलश? हाँ ये सर। हम्म, चलो अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है टेस्ट डेटा। सो व्हाट इज टेस्ट डेटा? टेस्ट डेटा मतलब वो डेटा जो टेस्टिंग के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर समझो आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन करते टाइम पे आपको एंटर करना पड़ता है यूजर नेम पासवर्ड, तो वो क्या हो गया? डेटा जो आप टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हो। अगर समझो आप कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या सर्च कर रहे हो, तो सर्च करते टाइम पे डेटा क्या होगा? समझो शॉपिंग साइट है, शॉपिंग साइट में आपने सर्च करना है, तो सर्च करते टाइम पे आपको आइटम का नाम एंटर करना पड़ेगा, कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो भी आप सिलेक्ट करते हो या एंटर करते हो, उसको क्या बोला जाता है? डेटा। जो भी आप एंटर करते हो या सिलेक्ट करते हो, उसको क्या बोला जाता है? डेटा। एटीएम मशीन से कैश विड्रॉ करते टाइम पे आप क्या क्या करते हो? सबसे पहले अपना पिन नंबर एंटर करते हो, ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करते हो, अकाउंट टाइप सिलेक्ट करते हो, क्या ये एंटर करते हो, क्या बोलते हैं, अमाउंट एंटर करते हो। तो जो भी आप एंटर कर रहे हो या जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, वो आपका क्या है? डेटा। ऑनलाइन एग्जाम के केस में आपको एंटर नहीं करना पड़ता, आप सिलेक्ट करते हो ऑप्शंस। तो जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो वो आपका डेटा है। कभी आपको डेटा सिलेक्ट करना पड़ता है, कभी कभी टाइप करना पड़ता है। तो इधर जो भी आप टाइप करते हो या सिलेक्ट करते हो, वो आपका क्या है? डेटा। सो टेस्ट डेटा क्या होता है? दीज आर द इनपुट्स दैट यू ट्राई टू टेस्ट द एप्लीकेशन फंक्शनलिटी। क्या है टेस्ट डेटा का मतलब? टेस्ट डेटा आर इनपुट्स दैट वी ट्राई टू टेस्ट एप्लीकेशन फंक्शनलिटी। एप्लीकेशन के फंक्शनलिटी को टेस्ट करते टाइम पे जो भी इनपुट्स हम लोग एंटर करते हैं, ओके, उसको क्या बोला जाता है? डेटा। ओके, डेटा दो टाइप का होता है। ओके, पहला होता है सिंथेटिक, दूसरा होता है रियल। सिंथेटिक डेटा को सिमुलेटेड डेटा भी बोलते हैं। ओके, दूसरा डेटा होता है रियल डेटा। सिंथेटिक या सिमुलेटेड डेटा वो डेटा होता है जो रिक्वायरमेंट से हमने क्रिएट किया है, रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे। रियल डेटा वो डेटा है जो क्लाइंट प्रोवाइड करता है। अगर क्लाइंट ने हमें टेस्टिंग के लिए डेटा प्रोवाइड किया, तो क्लाइंट हमें कौन सा डेटा देगा? प्रोडक्शन डेटा, रियल डेटा। सो रियल डेटा का मतलब क्या? जैसे हमारा क्लाइंट है एक्सिस बैंक, हम लोग बैंक के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो बैंक के पास उनके कस्टमर का डेटा होगा। तो बैंक के पास ओरिजिनल उनके जो कस्टमर्स है उनके सारे डिटेल्स होंगे। तो वो डेटा कैसा होता है? बैंक का जो रियल डेटा है उनके पास कस्टमर्स का, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन डेटा या रियल डेटा। कभी कभी हमें रियल डेटा भी मिलता है टेस्टिंग के लिए, एक्चुअल बैंक के जो कस्टमर्स है उनका डेटा भी मिल सकता है टेस्टिंग के लिए। सिंथेटिक या सिमुलेटेड डेटा वो डेटा होता है जो रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे हमने फाइंड आउट किया। तो हम लोग रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो डेटा यूज करते हैं उसको सिंथेटिक या सिमुलेटेड बोलते हैं। बट डेटा कैसे क्रिएट करेंगे? तो डेटा क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टूल यूज करते हैं। कभी कभी डेटा क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक यूज करते हैं। ओके, so sometimes we create the data based on the black box testing techniques. Sometimes we create test data based on using the tools. ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टेस्ट डेटा कैसा है उसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं।
टेस्ट डेटा मतलब समटाइम्स वी यूज एक्सटर्नल इनपुट्स। कभी कभी हम लोग डेटा मतलब क्या करते हैं, वी एक्सटर्नली इनपुट द डेटा। कभी कभी डेटा ऐसा होता है जिसमें आपको इनपुट करना पड़ता है, डेटा मतलब टाइप करना पड़ता है, पहले से वहां पे डेटा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे नाम आपको एंटर करना है, नाम पहले से नहीं है, नाम हमें क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा, राइट। नाम यहाँ पे पहले से नहीं है, तो हम लोग जो यहाँ पे टाइप करेंगे वो हमारा डेटा है। तो ये डेटा हमें टाइप करना पड़ता है, इसका मतलब एक्सटर्नल इनपुट देते हैं हम लोग। हमें नाम एंटर करना है, रेडिफ मेल आईडी एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद क्या, मोबाइल नंबर एंटर करना है, रिकवरी ईमेल आईडी एंटर करना है। तो जो भी हम लोग एक्सटर्नली खुद से टाइप करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इनपुट। जैसे नाम एंटर करना, एड्रेस एंटर करना, बर्थ डेट एंटर करना। कभी कभी कुछ डेटा ऐसा भी होता है जिसको आपको सिलेक्ट करना है, मतलब डेटा पहले से है, आप सिर्फ सिलेक्ट करते हो। जैसे आपको कंट्री सिलेक्ट करनी होती है, सिटी सिलेक्ट करते हो, सो यहाँ पे डेटा पहले से है, आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे यहाँ से। सो जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसको भी डेटा बोलते हैं। कभी कभी डेटा आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, कभी कभी एंटर करना पड़ता है। कुछ कुछ डेटा ऐसा भी होता है जो एप्लीकेशन जनरेट करता है, कुछ डेटा ऐसा भी होता है जो एप्लीकेशन ने क्रिएट किया, जैसे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन नंबर। तो जो भी आप कर रहे हो, जैसे आपने ऑर्डर प्लेस किया तो ऑर्डर आईडी जनरेट होता है, तो ऑर्डर आईडी किसने जनरेट किया, एप्लीकेशन ने, तो वो भी डेटा है। उसको भी हम लोग सर्च करते टाइम पे सर्च करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कोई ऑर्डर आपको सर्च करना है तो यू कैन यूज ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर फॉर सर्चिंग द ऑर्डर। एम्प्लॉय सर्च करने के लिए एम्प्लॉय आईडी टाइप कर सकते हो। सो ये आईडीज वगैरह कौन जनरेट करता है, एप्लीकेशन। सो कुछ डेटा ऐसा भी होता है जो एप्लीकेशन क्रिएट करता है, उसको भी टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, एक बार देख लो, आपको समझाया क्या ये सारी चीजें। इसमें से कोई भी ऐसी चीज है जो किसी में किसी को डाउट है, पलश, चेतन, सीमा, जयश्री, कोई भी ऐसी चीज जिसमें क्वेश्चन करना है आपको तो कर सकते हो। No doubts? Shall I proceed? Is there any doubts, any queries? No, ma'am. Palash?
सीमा, पलश, जयश्री, आगे बढ़ो। नो मैम। हाँ मैम, वो थोड़ा सा Yes. इंटरनेट इशू और घर पे लाइट नहीं है ना। ओ, कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है मोबाइल से ज्वाइन हो जाओ। हाँ, अभी जस्ट लाइट आया है। चलो अच्छी बात है, गुड। देखो, टेस्ट डेटा क्या होता है? टेस्ट डेटा कैन बी क्रिएटेड मैन्युअली। आप टेस्ट डेटा खुद से क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैन्युअली क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक्स। कभी कभी डेटा हम लोग टूल से क्रिएट करते हैं। बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जो डेटा क्रिएट करते हैं, जैसे टोस का टूल है, उसमें डेटा क्रिएट होता है। कभी कभी टूल यूज करके डेटा क्रिएट करते हैं टेस्टिंग के लिए, कभी कभी मैन्युअली डेटा क्रिएट करते हैं। अगर आपको मैन्युअली डेटा क्रिएट करना है तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की कौन सी टेक्निक डेटा क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग? फॉर क्रिएशन ऑफ डेटा, डेटा क्रिएट करने के लिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की 3 टेक्निक्स है, वो हम लोग यूज करते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की 3 टेक्निक्स है, जिनको किसके लिए यूज होता है? जिनका यूज किसके लिए होता है? डेटा क्रिएट करने के लिए। अगर टेस्टिंग करनी है तो डेटा चाहिए, डेटा चाहिए तो डेटा कैसे क्रिएट करेंगे? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का टेक्निक यूज करके। या फिर टूल यूज कर सकते हो आप। हम लोग ये देखेंगे कि डेटा मैन्युअली कैसे क्रिएट करते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का यूज करके या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक यूज करके डेटा कैसे क्रिएट करते हैं। पहला टेक्निक, पहला टेक्निक, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग का मतलब क्या? इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग का मतलब है, चलो इसका मतलब बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर समझो आपको जीमेल का लॉगिन टेस्ट करना है। आपको क्या टेस्ट करना है? जीमेल का लॉगिन। अब जीमेल का लॉगिन करने का टेस्ट करना है तो बहुत सारे यूजर नेम होंगे, बहुत सारे यूजर्स है जो लॉगिन करते हैं। लाखों में यूजर्स है जीमेल के लिए, हजारों लाखों में यूजर्स है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स। कितने यूजर है? हजारों लाखों यूजर है। अगर आपको जीमेल का लॉगिन टेस्ट करना है तो बहुत सारे क्या है? रजिस्टर्ड यूजर्स। बहुत सारे रजिस्टर्ड यूजर्स है। उसके बाद बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होंगे। जीमेल का पूरा राइट किसके पास होता है? एडमिनिस्ट्रेटर के पास। तो कुछ लोग रजिस्टर्ड यूजर होंगे, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर को पूरा एक्सेस होता है एप्लीकेशन का। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो किसी भी यूजर को ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं। तो जीमेल के जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उनको जीमेल के लिए पूरा राइट होगा। कुछ यूजर्स ऐसे भी होते हैं जो क्या है? नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स। अभी अभी कैसे टेस्टिंग करेंगे? कैसे टेस्टिंग करेंगे? कुछ यूजर्स ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं,
लेकिन ये कितने में है? 1000 लाखों में है, हजारों लाखों में। सो उनसे टेस्टिंग करना पड़ेगा हमें, रजिस्टर्ड यूजर के लिए टेस्टिंग करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी लॉगिन करते हैं, तो उनके लिए भी टेस्टिंग करना पड़ेगा। नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स जो होते हैं वो लॉगिन नहीं करना चाहिए। नॉन रजिस्टर्ड यूजर को लॉगिन का पेज दिखना चाहिए बट लॉगिन करते नहीं आना चाहिए, तो ये भी हमें टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स को लॉगिन नहीं करते आना चाहिए, ये भी हमें टेस्ट करना पड़ेगा। बट कैसे टेस्टिंग करें? इतने सारे लाखों में यूजर्स है। अब सोचो, एक एक आईडी पासवर्ड डालेंगे तो कितने सारे टेस्ट केस बनेंगे? अगर यूजर्स लाखों में है तो सोचो आपको लाखों टेस्ट केस बनाने पड़ेंगे, फिर कैसे पॉसिबल है? हर एक आईडी और पासवर्ड के लिए लॉगिन को टेस्ट करना पॉसिबल होगा? पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है, नहीं। क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, इतना टाइम नहीं होता है। इतना रियल सिनारियो में, लाइव सिनारियो में इतना टाइम नहीं रहता है, हमें लिमिटेड टाइम होता है टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? लाखों हजारों यूजर्स है। टेस्टिंग तो करना पड़ेगा ना, नाम नहीं बोल सकते, राइट? लाखों हजारों में यूजर हो या कितने भी यूजर हो, टेस्टिंग तो करना ही पड़ेगा। तो कैसे करें? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टेक्निक यूज करते हैं। कौन सी टेक्निक? इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग में क्या करते हैं हम लोग? इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग में हम लोग क्या करते हैं? ये सारे रजिस्टर्ड यूजर के लिए एप्लीकेशन सेम एक्सेस देता है। अगर आप भी जीमेल पे रजिस्टर्ड हो, मैं भी जीमेल पे रजिस्टर्ड हूं, तो आपको और मुझे सेम राइट्स मिलेंगे। आप भी मेल क्रिएट कर सकते हो, कंपोज कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। मैं भी मेल कंपोज कर सकती हूँ, सेंड कर सकती हूँ। मुझे भी मेल ईमेल आ सकता है, आपको भी मेल रिसीव हो सकता है। सो जो भी राइट्स मुझे होंगे वही आपको होंगे, राइट? जितने यूजर को सेम राइट्स होते हैं, तो सारे रजिस्टर्ड यूजर्स का मिलाकर हम लोग क्या बनाएंगे? एक क्लास बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे रजिस्टर्ड यूजर को सेम राइट्स होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जीमेल के, उनको अलग राइट्स होते हैं, उनको पूरे राइट्स होते हैं। हर यूजर के लिए वो ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करने तो चेंजेस कर सकते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटर को रजिस्टर्ड यूजर से अलग राइट्स होते हैं। सो सारे एडमिनिस्ट्रेटर को मिलाकर हम लोग क्या बनाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटर क्लास। क्यों? क्योंकि सारे एडमिनिस्ट्रेटर को जनरली में सेम राइट्स होते हैं। तो सारे एडमिनिस्ट्रेटर को मिला के मैंने एक क्लास बना दिया। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया जीमेल पे, तो वो कैसे है? नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स, या उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा, विजिटर। एक तो नॉन रजिस्टर्ड यूजर बोलेंगे या विजिटर बोलेंगे। सो यहाँ पे हमने 3 क्लासेस बनाए। एक सारे रजिस्टर्ड यूजर को मिला के रजिस्टर्ड यूजर क्लास बनाया, एक एडमिनिस्ट्रेटर क्लास बनाया, ओके, जिसमें सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। नॉन रजिस्टर्ड यूजर का एक क्लास बनाया जिसमें नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। अब क्या करेंगे? टेस्टिंग करते टाइम पे, अब टेस्टिंग करते टाइम पे क्या करेंगे? क्या करेंगे? हर क्लास में से एक एक इनपुट लो। हर क्लास में से क्या करना है? एक एक इनपुट लेना है। जैसे रजिस्टर्ड यूजर क्लास में से कोई एक रजिस्टर्ड यूजर लो, कोई एक आईडी पासवर्ड लो, उसके लिए टेस्टिंग करो। रजिस्टर्ड यूजर क्लास में से क्या करना है? कोई भी एक रजिस्टर्ड यूजर का आईडी पासवर्ड लेना है, उससे टेस्टिंग करनी है। एडमिनिस्ट्रेटर क्लास में से कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर आईडी लेना है और उसके लिए टेस्टिंग करनी है। एडमिन यूजर या एडमिनिस्ट्रेटर यूजर,
उसके बाद नॉन रजिस्टर्ड यूजर में से किसी एक नॉन रजिस्टर्ड यूजर को चेक करना है। हर क्लास में से एक एक आईडी पासवर्ड लेना है और लॉगिन को टेस्ट करना है। रजिस्टर्ड यूजर क्लास में से कोई एक रजिस्टर्ड यूजर का आईडी पासवर्ड लो, लॉगिन को टेस्ट करो। एडमिनिस्ट्रेटर क्लास में से कोई एक एडमिन आईडी पासवर्ड लो, लॉगिन को टेस्ट करो। नॉन रजिस्टर्ड यूजर क्लास में से कोई भी एक नॉन रजिस्टर्ड यूजर लो, लॉगिन को टेस्ट करो। कितने टेस्ट केस हो जाएंगे? 3 टेस्ट केस। 3 टेस्ट केस में टेस्टिंग हो जाएगा। हम लोग क्या सोच रहे थे? लाखों लाखों हजारों। हमने 3 टेस्ट केस में काम बन गया। ओके, किसकी वजह से बन गया? इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। ये इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग क्या करती है? इट इज यूज टू रिड्यूस द डेटा। बहुत सारा डेटा जब होता है तो उस डेटा को कम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। सो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक से इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, इसकी वजह से क्या होता है? डेटा कम हो जाता है। हजारों लाखों में जो डेटा है वो कम हो जाता है। किसका यूज करके? इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। सो अगर आपको डेटा कम करना है, टेस्टिंग का डेटा कम करना है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग से क्या होता है? डेटा रिड्यूस हो जाता है, मैनेजेबल लेवल तक कम हो जाता है। ओके, सो अभी आप टेस्टिंग कर पाओगे। ओके, 3 यूजर्स के लिए टेस्टिंग करेंगे आपको, एडमिनिस्ट्रेटर, रजिस्टर्ड यूजर एंड नॉन रजिस्टर्ड यूजर। ओके, सो अगर आपको मैनेजेबल लेवल तक डेटा रिड्यूस करना है, कम करना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस पार्टीशन? इक्विवेलेंस क्लास या पार्टीशन किसको बोलते हैं? इक्विवेलेंस क्लास या पार्टीशन उसको बोलते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ इनपुट्स फॉर विच ऐसे इनपुट जिनके लिए सेम रिजल्ट आता है। जैसे सारे रजिस्टर्ड यूजर के लिए सेम राइट्स है, ऐसे सारे लोगों को हम लोग मिक्स करते हैं, ऐसे सारे लोगों को कंबाइन करते हैं और उसका एक क्लास बनाते हैं। सो इक्विवेलेंस क्लास मतलब वो इनपुट्स, उन इनपुट्स का ग्रुप जिनके लिए रिजल्ट क्या है? सेम है। जैसे सारे रजिस्टर्ड यूजर, उनको सेम राइट्स है। सो ऐसे इनपुट्स जिनका रिजल्ट सेम आता है, जिनके लिए सेम एप्लीकेशन बिहेव करता है, ऐसे सारे इनपुट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस क्लास। An equivalence class is a group of input, set of input for which the result is same. और या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इट्स अ ग्रुप ऑफ इनपुट्स फॉर विच एप्लीकेशन बिहेवियर इज सेम। ये एग्जांपल समझा है? एक बार देख लो। चेतन, पलश, जयश्री, सीमा,
हाँ मैम समझ में आ रहा है। ओके, चेतन। यस मैम। जयश्री। यस मैम, समझ में आ रहा है। गुड, वेरी गुड। ओके, अभी दूसरी टेक्निक देखो। यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग का एग्जांपल और एक एग्जांपल है। यहाँ पे देखो, मैंने लिखा है कि इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग क्या होती है। इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टेस्ट डेटा टू अ मैनेजेबल लेवल। बहुत सारा डेटा है तो हम लोग टेस्टिंग नहीं कर पाते, तो डेटा को कम करने के लिए, एक मैनेजेबल लेवल तक लाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। मेंटेन रीजनेबल टेस्ट कवरेज। देखो, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग जब यूज करते हैं तो टेस्टिंग कम नहीं हो रहा है। हम लोग नॉन रजिस्टर्ड यूजर के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं, रजिस्टर्ड यूजर के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमारा टेस्टिंग कम नहीं हो रहा है, हमारा डेटा कम हो रहा है। हर रजिस्टर्ड यूजर के लिए टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हर नॉन रजिस्टर्ड यूजर के लिए टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। क्यों? इससे टेस्टिंग कम हो रहा है क्या? नहीं, रजिस्टर्ड यूजर के लिए भी टेस्टिंग हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी टेस्टिंग हो रहा है, नॉन रजिस्टर्ड यूजर के लिए भी टेस्टिंग हो रहा है। सो क्या कम हो रहा है? डेटा। डेटा कम होगा तो कोई लॉस होगा क्या, कोई नुकसान होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे रजिस्टर्ड यूजर के लिए एप्लीकेशन सेम बिहेव करता है, सारे रजिस्टर्ड यूजर को सेम राइट्स होते हैं, तो हर रजिस्टर्ड यूजर के लिए टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। सारे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सारे एडमिनिस्ट्रेटर को जनरली सेम राइट्स होते हैं, सो हर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। सारे नॉन रजिस्टर्ड यूजर को लॉगिन करते नहीं आता, सबको सेम राइट्स होते हैं, कोई भी मतलब उनको राइट्स ही नहीं होते, नॉन रजिस्टर्ड यूजर को राइट्स ही नहीं होते। सो नॉन रजिस्टर्ड यूजर सिर्फ लॉगिन का पेज देख सकते हैं लेकिन लॉगिन नहीं कर सकते। सो हर नॉन रजिस्टर्ड यूजर के लिए टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अब इक्विवेलेंस क्लास कैसे बनाते हैं? अगर आपको इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग यूज करना है तो कैसे करोगे? फर्स्ट, आइडेंटिफाई द रेंजेस ऑफ इनपुट डेटा एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट बिहेवियर्स। सबसे पहले सोचो कि क्या क्या इनपुट डेटा आ सकता है और उसके लिए रिजल्ट कैसा रहेगा। उसके बाद ग्रुप द इनपुट डेटा टुगेदर फॉर विच द रिजल्ट इज सेम। फिर ऐसे इनपुट को ग्रुप करो जिनके लिए रिजल्ट सेम है। कंसीडर ईच ऑफ दिस ग्रुप एज इक्विवेलेंस क्लास। हर ग्रुप जिसके लिए रिजल्ट सेम है उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस क्लास। हर ग्रुप जिसके लिए रिजल्ट सेम है वो क्या है? इक्विवेलेंस क्लास। While testing, use single data input from each of this class. टेस्टिंग करते टाइम पे क्या करते हैं? हर क्लास में से एक एक वैल्यू उठाते हैं, टेस्टिंग करते हैं। हर क्लास में से एक एक वैल्यू लेनी है, टेस्टिंग करना है। सो टेस्टिंग करते टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? हर क्लास में से एक एक वैल्यू लेनी है, टेस्टिंग करना है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल। अगर स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम के लिए क्राइटेरिया क्या है? अगर 40 या 40 से ज्यादा मार्क्स आए तो पास होगा, अगर 40 से कम मार्क्स है तो फेल। तो हर मार्क के लिए आप चेक करोगे क्या? 0 आया तो फेल आ रहा है क्या? 1 आया तो फेल आ रहा है क्या? 2 आया तो फेल आ रहा है क्या? 69 आ रहा है तो पास आ रहा है क्या? हर मार्क के लिए आप चेक करके देखोगे? ऑफ कोर्स नहीं। क्या होगा? 40 के नीचे कुछ भी स्कोर आए तो रिजल्ट फेल दिखना चाहिए, 40 के ऊपर कुछ भी रिजल्ट आए तो रिजल्ट पास दिखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे दो क्लासेस बनेंगे, एक 40 और 40 से ऊपर जिसके लिए रिजल्ट सेम आ रहा है, पास। दूसरा 40 के नीचे, 40 के नीचे कुछ भी आए रिजल्ट क्या आएगा? फेल। सो यहाँ पे दो क्लासेस बनेंगे, 40 से ऊपर, 40 से नीचे। और टेस्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे फिर?
हर क्लास में से एक एक वैल्यू लेनी है, टेस्टिंग करना है। सो 40 और 40 से ऊपर में से कोई भी एक वैल्यू डाल के देखो, चेक करो रिजल्ट पास आ रहा है क्या। 40 से नीचे कुछ भी, कोई भी एक वैल्यू डाल के देखो और चेक करो रिजल्ट फेल आ रहा है कि नहीं। ये सब समझा है? हाँ मैम। चेतन एंड जयश्री। यस मैम, समझ गए। चेतन, Yes, yes. ओके। तो व्हाट इज बीवीए? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बीवीए का मतलब होता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का मतलब क्या? जैसे बहुत सी जगह आपको एक लिमिट होती है ना, कुछ कुछ चीजों के लिए एक लिमिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में आपको वोटिंग करना है, भारत में आपको वोटिंग करना है, ओके, इन इंडिया और भारत, इन इंडिया और भारत, ओके, इंडिया में अगर वोट करना है तो आपका एज 18 या 18 से ज्यादा होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या है, 18 एक बाउंड्री है। यहाँ पे बाउंड्री क्या है, 18। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का मतलब क्या होता है? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो बाउंड्रीज होती है उसकी वैल्यू को टेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक लिमिट है, अगर एज वोट करना है, वोट के लिए मिनिमम एज लिमिट क्या है, 18। अच्छा, मैक्सिमम एज लिमिट कुछ है? नहीं है। कितने भी साल तक मतलब आप वोटिंग कर सकते हो, बराबर। सिर्फ वोटिंग करने के लिए मिनिमम एज का क्राइटेरिया क्या है, 18। 18 से ऊपर आप 100 साल के भी होंगे तो वोटिंग कर सकते हो, राइट। तो ऐसा कोई अपर लिमिट नहीं है, बट कम से कम आपका एज 18 होना चाहिए, तभी आप वोटिंग कर सकते हो। 18 के नीचे अलाउड नहीं है। सो यहाँ पे बाउंड्री देखो, एक ही बाउंड्री है, यहाँ पे बाउंड्री क्या है, 18। सो टेस्टिंग करते टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेस्टिंग करते टाइम पे बाउंड्री को टेस्ट करते हैं, बाउंड्री -1 और बाउंड्री +1। टेस्टिंग करते टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री को टेस्ट करेंगे, बाउंड्री -1, बाउंड्री +1। इसका मतलब बाउंड्री क्या है, 18। सो 18 के लिए टेस्टिंग करो। बाउंड्री -1 मतलब 17, 18 - 1 is 17, 18 + 1 19। सो टेस्टिंग करते टाइम पे हमें ये 3 वैल्यू के लिए टेस्टिंग करना है। चेक एज, 18 एज के लिए चेक करके देखो, वोटिंग अलाउड होना चाहिए। 17 एज के लिए वोटिंग अलाउड नहीं होना चाहिए। 19 एज के लिए वोटिंग अलाउड होना चाहिए। सो टेस्टिंग करते टाइम पे ये जो बाउंड्री की वैल्यूज है, बाउंड्री के नीचे, ऊपर और बाउंड्री, इनको टेस्ट करते हैं। क्यों इनको टेस्ट किया जाता है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बाउंड्री पे एप्लीकेशन का बिहेवियर चेंज होता है, तो बाउंड्री पे डिफेक्ट आने का चांस ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बाउंड्री पे एप्लीकेशन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। 17 एज के लिए वोटिंग अलाउड नहीं है, 18 एज के लिए वोटिंग अलाउड है, 19 एज के लिए वोटिंग अलाउड है। सो बाउंड्री एक ऐसी चीज है जहां पे एप्लीकेशन बिहेवियर चेंज करता है। 18 के नीचे अलाउड नहीं है, 18 के ऊपर अलाउड है। सो बाउंड्री एक ऐसी प्लेस है जहां पे एप्लीकेशन का बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वहां पे डिफेक्ट आने का चांस ज्यादा होता है। जहां पे एप्लीकेशन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, वहां पे डिफेक्ट आने का चांस, बग्स आने का चांस ज्यादा होता है। तो इसके लिए बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करना जरूरी है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री को चेक करते हैं और बाउंड्री के ऊपर नीचे वाली वैल्यू को चेक करते हैं।
बाउंड्री को चेक करते हैं, बाउंड्री के ऊपर नीचे वाले वैल्यूज को चेक करते हैं। कभी कभी दो बाउंड्रीज रहती है, कभी कभी क्या होता है, दो बाउंड्रीज है। जैसे अगर गवर्नमेंट एग्जाम देना है तो आपका एज समझो 25 से 45 के बीच में होना चाहिए। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट एज क्या है, बट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। कभी कभी क्या होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों होती है। अगर आपको एग्जाम देनी है, ओके, एंट्रेंस एग्जाम, कुछ गवर्नमेंट के एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, तो उसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है, 25। मिनिमम एज आपका 25 होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपका 45 होना चाहिए। 45 के ऊपर अलाउड नहीं है और 25 के नीचे अलाउड नहीं है। सो यहाँ पे दो बाउंड्रीज है, एक लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 25 पे है, अपर लिमिट 45 पे है। ओके, सो यहाँ पे जब दो बाउंड्रीज है, अपर लिमिट लोअर लिमिट दो बाउंड्रीज है, तो क्या करोगे, बाउंड्री को टेस्ट करो। टेस्ट द बाउंड्री वैल्यू, बाउंड्री -1, एक मिनट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दो है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज द मिनिमम बाउंड्री। 25 क्या है, इट इज मिनिमम बाउंड्री। पैतालीस क्या है, मैक्सिमम बाउंड्री। सो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में अभी कैसे करेंगे, मिनिमम बाउंड्री को चेक करो, मिनिमम बाउंड्री -1, मैक्सिमम बाउंड्री के लिए चेक करो, मैक्सिमम बाउंड्री +1। सो यहाँ पे जब आपको दो बाउंड्रीज है, अपर लिमिट लोअर लिमिट दो बाउंड्रीज है, तो बाउंड्री को चेक करो, मिनिमम बाउंड्री को, मिनिमम बाउंड्री -1 को ट्राई करो, मैक्सिमम बाउंड्री के लिए चेक करो, मैक्सिमम बाउंड्री +1 के लिए चेक करो। सो यहाँ पे कैसे करोगे, मिनिमम बाउंड्री क्या है 25, 25 -1 मतलब 24, मैक्सिमम बाउंड्री कितनी है 45, 45 + 1 इज 46। तो ये चार एज के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करके देखेंगे। इन चार एज वैल्यू के लिए हम लोग टेस्टिंग करके देखेंगे, 24, 25, 45, 46। समझा है? यस। ओके, चेतन, पलश, ओके, गुड। तो मैंने दो एग्जांपल दिए, दोनों को ध्यान में रखना। जब एक ही बाउंड्री है तब क्या करना है, जब दो बाउंड्रीज है तो क्या करना है। कभी कभी लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों होती है। चलो नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो मैंने एक्सप्लेन किया। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इन्वॉल्व सिलेक्टिंग डेटा फ्रॉम बाउंड्रीज। इट इज इंपॉर्टेंट एज एप्लीकेशन चेंजेस इट्स बिहेवियर एट बाउंड्रीज। ये इस चीज का आंसर है कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्यों किया जाता है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्यों किया जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन का बिहेवियर बाउंड्री पे चेंज होता है, तो बाउंड्री पे डिफेक्ट मिलने का चांस ज्यादा होता है, तो इसके लिए बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करना चाहिए। बाउंड्री कंडीशंस आर दोज सिचुएशंस व्हिच आर डायरेक्टली ऑन बाउंड्री, अबव बाउंड्री, बिनेथ। इसका मतलब हम लोग बाउंड्री को टेस्ट करते हैं, बाउंड्री -1, बाउंड्री +1, है ना, बाउंड्री के ऊपर की वैल्यू, नीचे की वैल्यू, बाउंड्री की वैल्यू। In the previous example, student can clear exam when he scores 40 and above. So boundary is on 40.
So we have to test for boundary, boundary -1, boundary +1. ये कब? जब एक ही बाउंड्री हो तब। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है एरर गेसिंग। एरर गेसिंग इज एन अडॉक अप्रोच बेस्ड ऑन इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस। एरर गेसिंग क्या होता है? एरर गेसिंग का मतलब होता है, यहां पे लिखती हूं, एरर गेसिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कौन यूज करता है? एक्सपीरियंस टेस्टर्स। जो एक्सपीरियंस टेस्टर्स है वो लोग क्या करते हैं? एरर को गेस करते हैं। गेस करना मतलब देखो उनका एक्सपीरियंस होता है। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं? जब आप कुछ चीजें बताते हो कि मुझे सर्दी हो गया, मुझे जुकाम हो गया, तो वो पल्स रेट चेक करेंगे, आपका सांस कैसी आ रही है वो चेक करेंगे। उसके बाद उनको आइडिया लग जाती कि उसको एग्जैक्टली क्या हुआ है। अगर उसको पहले से पता है कि आपको कौन कौन सी बीमारियां हो चुकी है पास्ट में, तो वो आइडिया लगा सकते हैं कि अभी आपको क्या हुआ है। फिर आपको वो दवाई बताता है, चाहे वो साथ, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि फैमिली डॉक्टर जो है वो गाँव गया है, अब मुझे ठीक नहीं लग रहा है तबीयत, तो मैंने कॉल किया, दवाखाने में कोई नहीं था, तो वो बोले डॉक्टर बाहर घूमने गए हैं। तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया। अब वो मेरा फैमिली डॉक्टर है, मेरी मम्मी पापा सब लोग वहीं पे जाते हैं, मैं भी उधर ही जाती हूँ। तो मैंने उसको फोन किया। फोन करने के बाद उसने मुझे चेक भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो दूसरे गांव में था। तो मैंने उसको बताया, देखो मुझे ये हो रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मुझे सर्दी हो रही है, मुझे खांसी हो रही है, मेरा गला दुख रहा है। तो वो क्या बोलेगा? ठीक है एक काम करो, ये दवाई बताता हूँ वो ले लो, ठीक हो जाओगे। तो मैंने उसको दवाई, उसने दवाई बताई, मैंने वो दवाई ली और मैं ठीक हो गई। तो उस डॉक्टर ने मुझे चेक भी नहीं किया था, वो बाहर गाँव था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? एरर गेसिंग। उसको पता है मेरी हिस्ट्री, तो उसको आइडिया है कि मुझे क्या बीमारी हो सकती है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसने वहां पे बैठ के क्या किया? एरर गेसिंग। बहुत बार आपकी मम्मी भी क्या करती है? एरर गेसिंग करती है। आपकी आवाज से समझ में आ जाता है कि आज आपका मूड ठीक नहीं है, बराबर ना? जो लोग रोज आपको जानते हैं वो लोग आइडिया लगा सकते हैं कि आज आपका मूड ठीक है या नहीं, आपकी आवाज से ही पता चल जाता है। तो उसको भी क्या बोलते हैं? एरर गेसिंग। सो एरर गेसिंग वो लोग करते हैं जिनका एक्सपीरियंस्ड है। एरर गेसिंग फ्रेशर्स के लिए नहीं है। एरर गेसिंग एक ऐसी टेक्निक है जो एक्सपीरियंस वाले लोग यूज करते हैं। सो एक्सपीरियंस वाले लोग क्या करते हैं एरर गेसिंग टेक्निक में? जैसे मैंने बहुत सारे शॉपिंग एप्लीकेशन को टेस्ट किया है, अब वापस से शॉपिंग एप्लीकेशन ही टेस्टिंग के लिए आया, तो मैं क्या करूंगी? एरर गेसिंग। मैं उसके लिए टेस्ट केस बनाते नहीं बैठूंगी। मुझे पता है एरर मतलब क्या आते हैं, प्रॉब्लम क्या आता है। इतने सालों से मैंने शॉपिंग एप्लीकेशन को ही टेस्ट किया है, तो नया शॉपिंग एप्लीकेशन वापस से आया टेस्टिंग के लिए, तो मुझे एरर गेसिंग कर इजीली कर पाऊंगी। मुझे पता है कि शॉपिंग एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मैं उसको टेस्ट करूंगी। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई विल ट्राई समथिंग। एक्सपीरियंस की बेसिस पे एप्लीकेशन में क्या क्या ट्राई करना चाहिए जिससे डिफेक्ट मिले, वो मुझे पता है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने सालों से ऐसे एप्लीकेशन को टेस्ट किया है, तो मुझे पता है कि इसमें क्या क्या ट्राई करना चाहिए जिससे डिफेक्ट मिले। मैं वही चीजें ट्राई करूंगी बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माई पास्ट डिफेक्ट हिस्ट्री, और मुझे डिफेक्ट भी मिलेंगे। सो एरर गेसिंग टेक्निक में टेस्टर जो है वो टेस्ट केस वगैरह नहीं बनाता। उसका जो एक्सपीरियंस है या उसका जो सिक्स सेंस है उसको यूज करके उसको समझ में आता है कि क्या ट्राई करना चाहिए, डिफेक्ट फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए, तो वही चीजें उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो ट्राई करता है। इसको बोला जाता है एरर गेसिंग। एरर गेसिंग का मतलब मैंने क्या बताया? जैसे आप एक्सपीरियंस हो तो आपको पता रहता है कि एक्सपीरियंस वालों को पता रहेगा कि इस एप्लीकेशन को, शॉपिंग एप्लीकेशन मैंने सालों से टेस्ट किया है, तो उसमें किस तरह के डिफेक्ट्स आते हैं, किस तरह के बग्स आते हैं, मुझे अच्छे से पता है। तो मैं क्या करूंगी?
मुझे ये पता है कि क्या क्या डाल के टेस्टिंग करनी चाहिए जिससे डिफेक्ट मिले, तो मैं वही चीजें ट्राई करूंगी जिससे डिफेक्ट मिलता है, और मुझे डिफेक्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यूज कर रही हूं मैं। तो इसको बोला जाता है एरर गेसिंग। ये देखो, इट इज एन एडहॉक अप्रोच बेस्ड ऑन इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस। ये एडहॉक अप्रोच है, इंट्यूशन पे बेस्ड है, एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। एडहॉक क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि मन में जो आता है टेस्टर वो चीजें ट्राई करता है। टेस्टर को अभी लग रहा है कि ये टेस्टिंग करना चाहिए, इसको ये डाल के ट्राई करना चाहिए, तो वो वही डालेगा और ट्राई करेगा। उसके मन में जो आ रहा है वो ट्राई कर रहा है, दैट्स इट। उसके मन में जो लग रहा है कि अरे ये डाल के देखो, तो पहले आइटम ऐड करो शॉपिंग कार्ट में, फिर आइटम रिमूव करो और शॉपिंग करने की कोशिश करो। उसके लिए लास्ट टाइम एरर आया था, अभी भी एरर आ सकता है। तो वो जो एक्सपीरियंस होगा उसका उसका यूज करके क्या कर रहा है, टेस्टिंग करेगा। जनरली एरर गेसिंग कौन करता है? एक्सपर्ट्स, डोमेन एक्सपर्ट्स, जिनका डोमेन का नॉलेज अच्छा है, जो एक्सपीरियंस टेस्टर्स है। डोमेन एक्सपर्ट का मतलब क्या है? डोमेन आपको पता है ना, मैंने बताया था पहले चैप्टर में। जैसे बैंकिंग डोमेन में बहुत सारे साल काम किया है, बैंकिंग के एप्लीकेशन को टेस्ट किया है। सो अभी नया बैंकिंग एप्लीकेशन आएगा तो बैंकिंग के एप्लीकेशन को सालों से टेस्ट किया, तो उसका एक्सपीरियंस आप काम कर सकते हो, उसका एक्सपीरियंस यूज कर सकते हो। सो आपका नॉलेज बैंकिंग में है, इसका मतलब आप क्या हो? डोमेन एक्सपर्ट हो। डोमेन एक्सपर्ट मतलब मेरा किस डोमेन का एक्सपीरियंस है? बैंकिंग का। सो बैंकिंग सेक्टर में किस तरह के डिफेक्ट आते हैं मुझे पता है, तो उसका यूज करके मैं एप्लीकेशन को टेस्ट करूंगी। यहाँ पे टेस्ट केस नहीं लिखे जाते। टेस्टर मेक्स अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल एरर्स एंड एरर प्रोन सिचुएशंस एंड देन टेस्ट द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द लिस्ट। टेस्टर क्या करता है यहाँ पे कि क्या क्या ट्राई करने पे डिफेक्ट आ सकता है, उसका लिस्ट बनाता है। उसका जो पहले वाला एक्सपीरियंस है उसको यूज करता है, और क्या क्या ट्राई करना चाहिए जिससे डिफेक्ट मिले उसका एक लिस्ट बनाता है। और वो लिस्ट जो बनेगा उस लिस्ट का यूज करके एप्लीकेशन को टेस्ट करता है। उस लिस्ट का यूज करके एप्लीकेशन को क्या करता है? टेस्ट करता है। तो एरर गेसिंग जनरली कौन कर सकता है? जिसका टेस्टिंग में एक्सपीरियंस है, या सेम टाइप के एप्लीकेशन को टेस्ट करने का एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से एक ही टाइप का एप्लीकेशन चेक कर रहा है। डोमेन एक्सपर्टीज है, जैसे डोमेन का नॉलेज बहुत अच्छा है, वो लोग भी एरर गेसिंग कर सकते हैं। जिनको पता है कि पहले एप्लीकेशन जो टेस्ट किए थे उसमें किस तरह के डिफेक्ट आए थे। कुछ लोगों को ये पता है कि डेवलपर कहाँ पे गलतियां करता है। सो डेवलपर को पता, हमें पता है कि डेवलपर इसके लिए कोड ही नहीं लिखता, तो उस चीज को वो अच्छे से टेस्ट करते हैं। अगर डेवलपर के बारे में पता है कि डेवलपर किस चीज के लिए कोड ठीक से नहीं लिखता, तो उसके लिए भी टेस्टिंग करोगे तो डिफेक्ट मिलेंगे। समझा है पलश, चेतन? यस मैम। जयश्री? यस मैम। जयश्री, आपके लिए ठीक लग रहा है? आपको समझ में आ रहा है पक्का? जी जी ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है। रिवीजन हो रही है एक बार फिर से। रिवीजन हो रही है, बराबर। चलो, निगेटिव टेस्टिंग। अभी निगेटिव टेस्टिंग क्या है? निगेटिव टेस्टिंग का मतलब होता है, देखो दो तरह की टेस्टिंग होती है, एक होती है पॉजिटिव टेस्टिंग, दूसरा होता है निगेटिव टेस्टिंग। पॉजिटिव टेस्टिंग का मतलब क्या? पॉजिटिव टेस्टिंग का मतलब होता है टेस्टिंग विथ वैलिड डेटा। वैलिड का मतलब करेक्ट डेटा।
जब आप करेक्ट डेटा के साथ टेस्टिंग करते हो उसे पॉजिटिव टेस्टिंग बोला जाता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या, ट्राई लॉगिन विथ वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड। जब आप वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड के साथ लॉगिन को ट्राई करोगे तो उसको क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव टेस्टिंग। ओके, या फिर दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, अगर मैं एटीएम मशीन में सब कुछ करेक्ट डालती हूँ, मेरा पिन नंबर करेक्ट है, मेरा अमाउंट करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट डाल रही हूँ और कैश विड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो भी क्या है, पॉजिटिव टेस्टिंग। सो पॉजिटिव टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ करेक्ट एंटर करते हैं और चेक करते हैं बराबर काम कर रहा है क्या एप्लीकेशन। निगेटिव टेस्टिंग, निगेटिव टेस्टिंग का मतलब होता है टेस्टिंग विथ इनवैलिड डेटा। इसको पॉजिटिव टेस्टिंग को एक और चीज ना, पॉजिटिव टेस्टिंग को हम लोग हैप्पी पाथ बोलते हैं या नॉर्मल पाथ। आपने, मैंने स्टार्टिंग में हैप्पी पाथ बोला था, हैप्पी पाथ या नॉर्मल पाथ, इसको एरर पाथ बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या नेगेटिव टेस्टिंग का, जब आप गलत डेटा से टेस्टिंग करते हो। ओके, जैसे यूजर नेम लॉगिन, आपने पासवर्ड गलत दिया और लॉगिन पे क्लिक करने की कोशिश की, तो क्या होगा, लॉगिन नहीं होना चाहिए, एरर आना चाहिए। सो जब आप गलत डेटा से टेस्टिंग करते हो तो एप्लीकेशन ने एरर दिखाना चाहिए, इसको नेगेटिव टेस्टिंग बोलते हैं। नेगेटिव टेस्टिंग मतलब रॉन्ग डेटा यूज करना, गलत डेटा यूज करना और टेस्टिंग करना। सो टेस्टिंग जब गलत डेटा से होता है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव टेस्टिंग। और टेस्टिंग जब करेक्ट डेटा से हम लोग करते हैं उसको पॉजिटिव टेस्टिंग बोलते हैं। तो गलत डेटा माने मतलब क्या, गलत डेटा मतलब क्या, व्हाट इज इनवैलिड डेटा, invalid data is the data invalid data इनवैलिड डेटा वो डेटा है जो एप्लीकेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। इनवैलिड डेटा इज अब मुझे बताओ, डेटा नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट, करेक्ट फॉर्मेट का मतलब क्या, लाइक
ओके, सो इनवैलिड डेटा का मतलब क्या? डेटा गलत फॉर्मेट में एंटर हुआ है। ओके, एप्लीकेशन डेट किस फॉर्मेट में एक्सपेक्ट कर रहा है? DDMON YY। हमने डेट किस फॉर्मेट में एंटर करी? MMDDYY। सो ये क्या है? इनवैलिड डेटा। हमने डेट तो करेक्ट एंटर की, लेकिन फॉर्मेट गलत है। पहले हमने मंथ लिखा, उसके बाद फिर डेट लिखा, फिर ईयर लिखा, लेकिन एप्लीकेशन में कैसा है डेट? DDMONYY। कभी कभी हम लोग रॉन्ग डेटा टाइप एंटर करते हैं। रॉन्ग डेटा टाइप मतलब, रॉन्ग डेटा टाइप मतलब एंटरिंग रॉन्ग डेटा टाइप का मतलब क्या? समझो आपका नाम है, नाम में आपने क्या एंटर किया? 1 2 3 4 5, तो क्या होगा? गलत डेटा है ना। एप्लीकेशन फर्स्ट में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? A to Z, बट मैंने लेटेस्ट की जगह क्या डाले? नंबर डाले, तो वो गलत हो जाएगा ना। अगर लेटेस्ट की जगह A to Z की जगह मैंने 1 2 3 4 5 लिखा, तो वो गलत डेटा हो जाएगा। या जहां पे मोबाइल नंबर है वहां पे मैंने ABCXYZ लिखा, तो वो गलत होगा। ये तीनों समझे क्या? पहले देखो, ये तीनों एग्जांपल देखो, समझा है क्या? चेक करो। इनवैलिड यस। डेटा का मतलब क्या? गुड, समझा है, वेरी गुड। चेतन, पलश, 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 क्या हुआ? आवाज आ रहा है? आज इसका इंटरनेट इश्यू है, पलश फेस कर रहा है प्रॉब्लम। ओके, चलो आगे बढ़ती हूँ। ये एक बार ये देखो, निगेटिव टेस्टिंग क्या बताया मैंने आपको? निगेटिव टेस्टिंग कैन बी डिफाइंड एज टेस्टिंग विथ निगेटिव डेटा। Negative data does not mean testing with negative numbers. Negative data is invalid test data. Invalid test data is the data which application is not expecting, like test data not in correct format, wrong data type, incorrect data. Negative testing is important as user may accidentally input data. Negative testing क्यों करना चाहिए? उसका आंसर है, नेगेटिव टेस्टिंग क्यों करनी चाहिए? क्योंकि कभी कभी यूजर गलत डेटा एंटर कर लेता है, तो उस केस में एप्लीकेशन क्या करता है? एरर दिखाता है या नहीं दिखाता? किस तरह से काम करता है, ये चेक करने के लिए क्या किया जाता है? नेगेटिव टेस्टिंग।
अगर यूजर ने गलती से गलत डेटा एंटर कर लिया तो एप्लीकेशन ने उसको हैंडल करना चाहिए, एप्लीकेशन ने एरर मैसेज दिखाना चाहिए। ये देखो, एक मैंने ऑलरेडी बताया एग्जाम्पल। अभी लास्ट टॉपिक है आरटीएम। बता दूं कि बहुत ज्यादा हो गया आज, कि बताऊं? ये चेतन, पलश, जयश्री, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। बताइए मैम। चलो गुड। व्हाट अबाउट यू चेतन एंड पलश? यस मैम। पलश? हाँ मैम बता दो। ठीक है, थैंक यू। चलो गुड। ओके, सो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। व्हाट इज रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स? सो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स एग्जैक्टली क्या है बताती हूँ आपको। अच्छा मुझे बताओ, समझो आपने कुछ टेस्ट केसेस लिखे, आपने कुछ रिक्वायरमेंट्स के लिए आपने कुछ टेस्ट केसेस लिखे, आपको कैसे समझ में आएगा कि ये टेस्ट केसेस कितनी रिक्वायरमेंट के लिए लिखे? समझो रिक्वायरमेंट कितनी है, 20 रिक्वायरमेंट है। सो आपने 20 में से कितने रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केस बनाए हैं, कितनी रिक्वायरमेंट अभी बची हुई है? सो समझो आपने 10 टेस्ट केस बना लिए, तो 10 टेस्ट केस कौन से रिक्वायरमेंट के लिए है? ऐसा तो नहीं कि एक ही रिक्वायरमेंट के लिए आपने 10 टेस्ट केस बनाए। रिक्वायरमेंट्स के लिए आप टेस्ट केस बनाते हो। सो हो सकता है आपने एक ही रिक्वायरमेंट के लिए 20 टेस्ट केस बनाए। तो कैसे समझ में आएगा कि मतलब सारे रिक्वायरमेंट के लिए हमने टेस्ट केस लिखे हैं? हमारा काम खत्म हो चुका है, सारी रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केस बन चुके हैं, कैसे समझ में आएगा? तो ये चेक करने के लिए कि क्या हर रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केस लिखा गया है, क्या हर रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केस करेक्टली लिखा गया है, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? आरटीएम। मैंने क्या बताया? क्या हर रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केस लिखा गया है या नहीं लिखा गया, ये चेक करने के लिए क्या करते हैं? आरटीएम। सो व्हाट इज आरटीएम एग्जैक्टली? आरटीएम का मतलब आरटीएम का मतलब मैपिंग। मैपिंग मतलब क्या? जोड़ना, रिलेटिंग। मैपिंग और रिलेटिंग टेस्ट केसेस, रिलेटिंग को दूसरा नाम है लिंकिंग, जोड़ना। किसको जोड़ना? टेस्ट केस को रिक्वायरमेंट के साथ जोड़ना, उनकी जोड़ियां बनाना। सो आरटीएम का मतलब क्या है? रिक्वायरमेंट को टेस्ट केस के साथ जोड़ना। हमें ये पता करना है कि कौन सी रिक्वायरमेंट के लिए कौन से टेस्ट केस बन चुके हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट ऐसी है जिसके लिए एक भी टेस्ट केस नहीं लिखा गया। सो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केस बन चुके हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केस अभी तक नहीं बने, ये हमें चेक करना है। कैसे पता चलेगा? आरटीएम। आरटीएम में हम लोग करते क्या है, ये देखो बताती हूँ। ये देखो, टेस्टिंग लाइफ साइकिल के अंदर जो पहला फेज है, टेस्टिंग लाइफ साइकिल में पहला फेज क्या है? टेस्टिंग की प्रोसेस में पहला फेज क्या होता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। वेरी गुड। टेस्टिंग में सबसे पहला फेज क्या होता है? रिक्वायरमेंट्स। ओके,
तो ये जो टेस्टिंग लाइफ साइकिल का पहला फेज है रिक्वायरमेंट्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट लिख के रखते हैं यहाँ पे। जो जो रिक्वायरमेंट को टेस्ट करना है, जिन जिन रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केस बनाना है, जिन जिन रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करना है, वो सारी रिक्वायरमेंट हम लोग यहाँ पे लिख के रखते हैं। जिन जिन रिक्वायरमेंट के लिए टेस्टिंग करना है, वो सारी रिक्वायरमेंट हम लोग यहाँ पे लिख के रखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो, अब क्या करेंगे, टेस्टिंग लाइफ साइकिल का जो पहला फेज होता है, कौन सा फेज, टेस्टिंग लाइफ साइकिल का जो पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट फेज, उसमें हम लोग वो सारी रिक्वायरमेंट जो टेस्ट करनी है वो यहाँ पे लिख के रखते हैं लेफ्ट साइड में। जो जो रिक्वायरमेंट को टेस्ट करना है उनको यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला है रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन, दूसरा है रिक्वायरमेंट लॉगिन, उसके बाद तीसरा है अब मुझे बताओ क्या करा हमने यहाँ पे, जो जो रिक्वायरमेंट को हमें टेस्ट करना है वो यहाँ पे हमने लिख के रखी। जिन जिन रिक्वायरमेंट को टेस्ट करना है वो यहाँ पे हमने लिख के रखा। अब जैसे जैसे टेस्ट केस बनाते जाएंगे ना, जैसे जैसे हम लोग टेस्ट केस बनाते जाएंगे, वो टेस्ट केस कौन से रिक्वायरमेंट के लिए बने हैं, तो उन टेस्ट केस के सामने हम लोग रिक्वायरमेंट का आईडी लिखेंगे। जैसे अभी हमने कुछ टेस्ट केस बनाए, तो वो कुछ टेस्ट केस कौन से रिक्वायरमेंट के लिए बनाए हैं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए हैं। सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के सामने उन टेस्ट केस का आईडी आएगा। जो जो टेस्ट केस रिक्वायरमेंट्स के लिए बने हैं, उन रिक्वायरमेंट के सामने उन टेस्ट केस का क्या आएगा, आईडी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, टेस्ट केस ऑब्जेक्टिव। हर टेस्ट केस का यहाँ पे आईडी आएगा, हर टेस्ट केस का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आएगा। ओके, उसके बाद रिक्वायरमेंट लॉगिन, लॉगिन के लिए कितने टेस्ट केस लिखे हमने, उन सारे टेस्ट केस का आईडी यहाँ पे। समझो हमने लिखे लॉगिन के लिए, समझो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, समझो हमने 2 टेस्ट केस नहीं 4 टेस्ट केस लिखे लॉगिन के लिए। ये देखो, ये 4 टेस्ट केस किसके लिए, लॉगिन के लिए है। ये 3 टेस्ट केस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए है। उसके बाद सर्च के लिए हमने कौन से लिखे,
तो यहाँ पे देखो क्या समझ में आ रहा है आपको कि रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट के लिए मैंने टेस्ट केस बनाए हुए हैं, लॉगिन रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केस बने हुए हैं, सर्च के लिए भी टेस्ट केस बने हुए हैं, लेकिन अपडेट प्रोफाइल और लॉग आउट की रिक्वायरमेंट्स जो है उसके लिए कोई भी टेस्ट केस नहीं है। इसका मतलब ये है कि लॉग आउट और अपडेट प्रोफाइल के लिए टेस्ट केस लिखना बचा हुआ है। सो अगर आपको चेक करना है कि कितना टेस्ट केस राइटिंग हो चुका है और कितना टेस्ट केस राइटिंग पेंडिंग है, टेस्ट केस राइटिंग में कितना काम बचा हुआ है अभी तक, ये किससे पता चलता है? आरटीएम। सो आरटीएम से हमें ये पता चलता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केस बन चुके हैं, मतलब कौन सी रिक्वायरमेंट कवर हो चुकी है मतलब उसके लिए टेस्ट केस बन चुके हैं। कौन सी रिक्वायरमेंट ऐसी है जिसको कवर करना बचा हुआ है, कवर करना बचा है मतलब उसके लिए टेस्ट केस नहीं लिखे गए। सो आरटीएम क्या है? टेस्ट केस को रिक्वायरमेंट के साथ जोड़ना, ताकि ये पता चल सके कि कितनी रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केस बन चुके हैं, कितनी रिक्वायरमेंट अभी पेंडिंग है। क्योंकि टेस्ट केस हम लोग रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाते हैं, तो एंड में हमें ये देखना तो चाहिए कि सारी रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केस बने कि नहीं। कैसे पता चलेगा कि सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए टेस्ट केस बने कि नहीं? आरटीएम। सो आरटीएम एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके। जयश्री, पलश। Yes, ma'am. Okay. Requirement traceability matrix is a document that maps and traces user requirements with test cases. ये देखो क्या लिखा है। Requirement traceability matrix or RTM is a document that maps and traces user requirement with test cases. It captures all requirement proposed by the client and requirement traceability in a single document, delivered at the conclusion of software development life cycle. द मेन पर्पस देखो, आरटीएम क्यों बनाते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है? देखो, द मेन पर्पस ऑफ रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स इज टू वैलिडेट दैट ऑल रिक्वायरमेंट आर चेक्ड वाया टेस्ट केसेस सच दैट नो फंक्शनैलिटी इज अनचेक्ड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। मेन पर्पस आरटीएम का ये है, ये चेक करना कि हर रिक्वायरमेंट टेस्ट केस से चेक हो चुकी है क्या, ताकि एक भी रिक्वायरमेंट ऐसी ना रहे जिसके लिए टेस्टिंग नहीं हुआ। ताकि हम लोग चेक कर रहे हैं कि हर रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट लिखा है कि नहीं, कौन सी रिक्वायरमेंट ऐसी है जो पेंडिंग है, जो पेंडिंग वाली रिक्वायरमेंट है उनके लिए अभी टेस्ट केस लिख लेंगे। तो हर रिक्वायरमेंट चेक हो रही है कि नहीं, ये हमें कहां से पता चलता है? आरटीएम। ये देखो, ये समझा है? ये समझा है सबको? Yes. ओके। पलश एंड ये चेतन। यस। पलश। ओके। ये देखो, आरटीएम क्यों बनाया जाता है? ये देखने के लिए कि कितनी रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केस बन चुके हैं। दूसरा आरटीएम का पर्पस क्या होता है? दूसरा क्या रीजन है? to check impact analysis when any particular requirement changes.
ये सेकेंड पर्पस का मतलब क्या? सेकेंड पर्पस का मतलब ये होता है, देखो आरटीएम के अंदर एक कॉलम होता है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी कॉलम के अंदर क्या होती है? जैसे लॉगिन का रिक्वायरमेंट है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन। लॉगिन किसके ऊपर डिपेंड करता है? रजिस्ट्रेशन पे। सर्च किस पे डिपेंड करता है? सर्च आप तभी कर सकते हो जब लॉगिन होगा। सो सर्च किस पे डिपेंड करता है? लॉगिन पे। प्रोफाइल अपडेट आप लॉगिन करने के बाद ही कर सकते हो। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि लॉगिन का रिक्वायरमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? रजिस्ट्रेशन पे। और ये सारी रिक्वायरमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है? लॉगिन पे। अगर फ्यूचर में लॉगिन का रिक्वायरमेंट कुछ भी चेंज होता है, अगर लॉगिन में कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट किस पे हो सकता है? इन रिक्वायरमेंट पे। क्यों? क्योंकि लॉगिन पे डिपेंड करती है। सो लॉगिन का कोड अगर चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट किस पे हो सकता है? सर्च, अपडेट, प्रोफाइल, लॉगआउट। क्यों? क्योंकि ये तीनों किस पे डिपेंड करती है? लॉगिन पे। अगर रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट में कोई चेंज हुआ और उसका कोड चेंज हुआ रजिस्ट्रेशन का, तो उसका इम्पैक्ट किस पे हो सकता है? लॉगिन पे। क्योंकि लॉगिन आप तभी कर सकते हो जब रजिस्ट्रेशन होगा। सो अगर रजिस्ट्रेशन का कोड चेंज हुआ तो उसका इम्पैक्ट किस पे हो सकता है? लॉगिन। सो आरटीएम का दूसरा पर्पस क्या है? टू चेक द इम्पैक्ट एनालिसिस व्हेन एनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट चेंजेस। कोई रिक्वायरमेंट अगर चेंज होती है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, ये हमें कहां से पता चलता है? आरटीएम। जैसे रजिस्ट्रेशन चेंज हुआ तो उसका इम्पैक्ट किस पे हो सकता है? लॉगिन पे। लॉगिन चेंज हो गया तो उसका इम्पैक्ट किस पे हो सकता है? सर्च, अपडेट, प्रोफाइल, लॉगआउट। इम्पैक्ट एनालिसिस का यूज क्या करेंगे हम लोग? जब जब रजिस्ट्रेशन का कोड चेंज होता है तब तब हमें लॉगिन को वापस से टेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन का कोड अगर चेंज हुआ तो उसका इम्पैक्ट किस पे हो सकता है? लॉगिन पे। तो जब जब रजिस्ट्रेशन का कोड चेंज होगा, लॉगिन को वापस से टेस्ट किया जाएगा। जब जब लॉगिन का कोड चेंज होगा तो सर्च, अपडेट, प्रोफाइल, लॉगआउट को वापस से टेस्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों लॉगिन पे डिपेंड करते हैं। जब जब लॉगिन पे कुछ भी चेंजेस होता है उसका इम्पैक्ट इन सारे मॉडल पे हो सकता है, इसमें नए डिफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। तो इसके लिए जब जब लॉगिन का कोड चेंज होगा इन तीनों चीजों को वापस से टेस्ट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? जयश्री, पलश, चेतन, हैवी हो गया कि Yes. समझा? नहीं समझा। गुड। चेतन, पलश। यस मैम। ओके। ये देखो एक आरटीएम यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने। ये सारे डॉक्यूमेंट मैं शेयर करती हूँ। ये सारे जो पीडीएफ्स है ना ये शेयर करती हूँ। मैंने आपके साथ एक दो शेयर किए कुछ चीजें, ये देखो यहाँ पे हैं। ये देखो चैप्टर 5 यहाँ पे भी है। तो ये जो नोट्स मैं शेयर कर रही हूँ उसको भी आपको पढ़ते आएगा। जो जो मैंने बताया ना आपको वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। जो जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखो आरटीएम भी है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ। ओके। ओके मैम।
इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर? बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं, जैसे व्हाट इज टेस्ट डेटा, हाउ टू क्रिएट टेस्ट डेटा, what is negative testing, what is positive testing, why to do negative testing, why to do positive testing, write a test case for login page, write a test case for ये पेज जो भी नाम है, तो उसके लिए टेस्ट केस राइटिंग आ सकता है। आइडेंटिफाई नेगेटिव सिनारियोस फॉर अ पर्टिकुलर पेज, पर्टिकुलर फॉर्म। आ रहा है समझ में? समझा है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर पे आ सकते हैं। आज मैंने क्या क्या करवाया आपको? एक मिनट। आज हमने क्या क्या स्टार्ट किया? पहले सबसे पहले क्या किया? टेस्ट डेटा क्रिएट किया। व्हाट इज टेस्ट डेटा? टेस्ट डेटा आर inputs to test the application. Inputs used to test application functionality. एप्लीकेशन को टेस्ट करते टाइम पे जो भी इनपुट हम लोग डालते हैं उसको क्या बोला जाता है? टेस्ट डेटा। तो यहाँ पे स्टॉप करें। 6 वाला चैप्टर कल बताऊं, स्टार्ट करूं? कल से। यस। ओके चलो फिर यहाँ पे आज स्टॉप करते हैं हम लोग। कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो, मेरे साइड से खत्म हुआ। आपको कुछ पूछना रहेगा, कुछ भी है तो आप बात कर सकते हो। नहीं है तो ठीक है गाइस, हम लोग स्टॉप करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है, बताना है, सजेशंस चाहिए कुछ भी, तो आप पूछो। और आपके टेस्ट के 2-3 लिख के शेयर करो, ठीक है? ताकि मैं चेक करूँ एक बार वापस। ओके पलश, आप भी लिखो और शेयर करो। जयश्री आप भी शेयर कर देना, ठीक है? टेस्ट केसेस क्या? हाँ कुछ टेस्ट केस मुझे लिख के शेयर करो, मैं चेक करती हूँ। ओके मैम। यहाँ पे कहाँ पे शेयर करना है? मेरा मेल आईडी मैंने चैट में डाला है, आपको दिख रहा है क्या? देखो 1 मिनट में। मैम एक बार आप फिर से डाल देना, वो नेटवर्क की वजह से मेरा रिफ्रेश हो गया था। ठीक है डाल दिया। ओके मैम आ गया।
तो ये मेरा ईमेल आईडी है, कोई भी ईमेल आईडी पे डाल दो। ठीक है मैम। ओके ओके चेतन, थैंक यू सो मच, थैंक यू पलश, थैंक यू जयश्री, बाय बाय। थैंक यू मैम। और मैम बोलो हेलो, ना, हाँ बोलो। हाँ वो मैंने मेल आईडी और नंबर वगैरह शेयर कर दिए हैं, तो आप मुझे अपडेट कर दो फिर। ठीक है, ओके, कल भी आ जाना क्लास में, ठीक है। हाँ हाँ आ जाएंगे आज। हाँ एक्चुअली हेलो मैम, बोलो ना। कल मेरे जो दादी है ना उनका 10वां है, तो शायद कल नहीं अटेंड कर पाऊंगी क्लास में। अच्छा परसों से कर दूं क्या, चलेगा? ठीक है, करो, आ जाओ। हाँ ठीक। थैंक यू ऑल, बाय बाय। और हर दिन कोई भी दिन आपका मिस होता है ना तो उसका रिकॉर्डिंग होता है, ओके मैम। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक मैम। यू, थैंक यू, बाय बाय।